स्कूल की छात्राओं की बात की जाए, साइकिल वितरण की बात की जाए, लैपटॉप की बात की जाए, ऐसे तमाम योजनाएं हैं। यानी कि संबल योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। संबल योजना को लेकर भी वो पहुंचे हैं कि संबल योजना के माध्यम से हितग्राहियों को कितना फायदा पहुंचा है। तो ये है कि प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक वो कोशिश करी है कि लोगों को फायदा पहुंचे। तो जनता वो भी पक्ष देखती है कि उनको कितना फायदा मिला। यदि इधर महंगाई बढ़ी तो उधर उनको कितना योजनाओं के माध्यम से फायदा भी मिला है। तो ये तमाम एक जो बैलेंस बनाकर जो है मतदाता अपना वोट डालता है, और ऐसा लगता है कि मतदाताओं का जो वोटिंग जो परसेंटेज हुआ है उस आधार पर माना जा सकता है कि टक्कर बहुत ज्यादा कांटे की है, और हार जीत का अंतराल भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो बहुत कम अंतराल से हार जीत तय होगी। तो ये देखना होगा धीरे धीरे अविनाश, जब अलग अलग राउंड पूरे होते जाएंगे तो कैसे कैसे उसके वो निकल के आती है, चीजें निकल कर सामने आती है, और लगेगा फिर क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने शरद, जिस तरह से आपने कहा कि मतदाता जो है वो साइलेंट रहा, जो चुनाव लड़ रहे थे वो ज्यादा मुखर रहे, तो मतदाता के मन में क्या है उसने फैसला कर दिया है। और जैसा आपने कहा कि कांटे की टक्कर है, और ऐसी ही संभावना जताई भी जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह का चुनाव प्रचार हुआ और तमाम चीजें जो कयास लगाए जाते हैं उसको देखते हुए जो ग्राउंड रिपोर्ट लोगों तक पहुंची, उसके बाद भी लगता है कि कांटे की टक्कर है। बहुत शुक्रिया शरद, और ये लगातार आप हमसे बने हमें अपडेट करते रहिएगा मतगणना के दौरान कि कहाँ कुछ कितना प्रतिशत वोट जो हुआ है, मतगणना हो गई है, कितने राउंड हो गए हैं और क्या कुछ रुझान है वो हमें बताते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। और आइए अब सीधे चलते हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे? 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, मतगणना आज है, आज फैसला हो जाएगा। अभी हमारे संवाददाता शरद व्यास बता रहे थे कि मतदाता जो है वो मौन रहा, खामोश रहा, उसने आभास नहीं होने दिया कि वो किस तरफ जाएगा। तो कांटे की टक्कर इस बार भी है, और खासतौर से खंडवा और रैगांव जो भारतीय जनता पार्टी का जहां प्रभुत्व माना जाता है, उनका दबदबा माना जाता है, इन सीटों पर भी लेकिन कांटे की टक्कर है। और जोबट और पृथ्वीपुर में जो कांग्रेस की सीट रही, वहां पर भी जो है किला लड़ाने में बीजेपी ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो हो सकता है कि राजेश जी ये चुनाव के जो परिणाम आए वो चौंका भी सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अविनाश जी, जिस तरह से 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, और वो घड़ी अब आ चुकी है जिसका सभी को इंतजार था, यानी कि जो काउंटिंग है वो काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं वो गिने जाएंगे, उसके बाद फिर ईवीएम की जो मशीनें हैं वो खुलेंगी। 4 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश में, एक लोकसभा की सीट खंडवा जहां पर उपचुनाव हुआ, इसके अलावा 3 सीटें पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट। इन 4 सीटों का, हालांकि अमूमन अविनाश जी ये कहा जाता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो कोई ज्यादा उस पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार के जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं जिस तरह से ये चुनाव लड़े गए, चाहे वो बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग की हो या फिर कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग की गई हो, पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ा गया। उसका कारण यही रहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, यहां से कहीं ना कहीं 2023 के लिए जो दोनों ही पार्टियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो भले ही जो नतीजे आएंगे उससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण चारों सीटें हैं कि जो बेहतर परफॉर्म करेगा, अगर बीजेपी बेहतर परफॉर्म करती है तो यहां से बहुत तेजी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो आगे बढ़ेगी 2023 के लिए, या फिर उसके पहले जो चुनाव है, चाहे निकाय चुनाव की हम बात कर लें या फिर हम पंचायत चुनाव की बात कर लें। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि कांग्रेस की जो जमीन है वो खिसक गई। 2018 में जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, जिस कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ा था, कहीं ना कहीं वो कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर वो बेहतर परफॉर्म करती है, हालांकि दमोह जिस तरह से उपचुनाव जीता था उसके बाद एक संजीवनी सी कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां पार्टी में देखी कि अगर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म यहाँ कर पाती है तो फिर कांग्रेस भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगी। और यही कारण है कि इन चुनावों को काफी अहम माना गया है और उसी के हिसाब से चुनाव लड़े गए। हमने देखा कि बीजेपी में किस तरह से सत्ता और संगठन की एक बड़ी टीम इन चुनावों में उतारी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ किला लड़ाते हुए दिखे। तो निश्चित तौर पर जो परिणाम आएंगे
वो दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए काफी अहम होंगे। और जिस तरह से अब जो मतगणना है, जो काउंटिंग है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे रुझान भी सामने आने लगेंगे। और जैसे ही जैसे समय आगे बढ़ेगा अविनाश जी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इंतजार जो सभी को है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर प्रदेश की जनता है, वो नतीजे सभी के सामने होंगे। अविनाश जी, यानी राजेश जी, एक बात तो है, वो तो ठीक है कि नतीजे अब आने में अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जीत हार का फर्क भले ही सत्ता पे ना पड़े, जैसा आप बता रहे थे कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन संगठनात्मक रूप से किस तरह से एकजुट है कांग्रेस, किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, और बहुत कुछ संगठनात्मक रूप से तय हो जाएगा इन चुनावों की जीत और हार पर। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सोचने में, मंथन चिंतन के लिए जरूरत पड़ेगी दोनों ही दलों को। फैसले जिसके भी पक्ष में आते हैं निश्चित तौर पर। और 2023 का जैसा बता रहे हैं कि आप उन चुनावों की तैयारियों के तौर पर भले ही ना देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित तो निश्चित तौर पर करेंगे ही। आने वाले पंचायत चुनावों को भी, नगरीय निकाय के चुनाव भी होना है, और 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होना है, तो बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी इन परिणामों के बाद। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है अविनाश जी, जिस तरह से उसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, और जो कि 4 सीटें हैं, और अगर हमने देखा कि किस तरह से कैंपेनिंग की हम बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से प्रत्याशी चयन को लेकर तमाम मंथन किया गया दोनों के दलों की तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। अगर हम खंडवा की बात करें अविनाश जी, तो खंडवा में जिस तरह से बहुत कुछ संभावना मानी जा रही थी कि नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया के परिवार से ही, क्योंकि उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है, तो ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी सहानुभूति कार्ड खेल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अन्य दावेदार भी थे, अर्चना चिटनिस दावेदारी लगातार वहां पर कर रही थी, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया, और बीजेपी ने एक बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट, एक नया कैंडिडेट वहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस ने भी लगातार लेकर इसी तरह की कवायद वहां पर की, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि अरुण यादव वहां से कैंडिडेट हो सकते हैं, प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जो कुछ हुआ उसके बाद फिर अरुण यादव ने पीछे वो हट गए। शायद पार्टी हाईकमान की लाइन रही हो कि ये चुनाव को पूरी एकजुटता के साथ लड़ना है, और फिर वहां से राजनारायण पुरनी को जिस तरह से उम्मीदवार बनाया, लंबे अनुभव राजनारायण सिंह पुरनी का उस क्षेत्र में है, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से कवायद सीटों के बंटवारों को लेकर, प्रत्याशी चयन को लेकर की गई। इसके अलावा हम रेगांव में भी यही सोच रहे थे, ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जुगल किशोर बागड़ी के परिवार से ही कोई कैंडिडेट हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि वो उनके रिलेशन में है प्रतिमा बागड़ी। और दूसरी तरफ बात की जाए कल्पना वर्मा की, तो उन्होंने महिला के सामने महिला कैंडिडेट उतारा। और जिस तरह से जोबट की हम बात करें, जोबट एक ऐसी सीट रही है अविनाश जी की कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है। जिस तरह से खंडवा को बीजेपी का गढ़ मानी जाती है सीट, रेगांव बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, उसी तरह जोबट की जो सीट है वो कांग्रेस की गढ़ मानी जाती है। लेकिन पिछली बार 2018 का जो जीत का अंतर था वो काफी कम हुआ था, यानी कि 2000 के आसपास जीत हासिल की थी। लेकिन एक बड़ा कार्ड जिस तरह से बीजेपी ने वहां खेला, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी रणनीति के साथ, कि सुलोचना रावत जो कि कांग्रेस की टिकट पर 3 बार विधायक रही, दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी रही, उनका परिवार 50 साल से कांग्रेसी है, और एंड वक्त पर सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो जाती है, और फिर बीजेपी उनको टिकट देती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ा गेम, बड़ा कार्ड यहाँ पर बीजेपी ने खेला है। हालांकि महेश पटेल की हम बात करें, महेश पटेल भी लगातार कांग्रेस के झंडे के तले राजनीति वहां करते आए हैं। अलीराजपुर से वो जिला अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। तो आप समझ सकते हैं इस जमावट को, यानी कि एक एक सीट पर जिस तरह से जमावट की गई है। पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर पर निश्चित तौर पर जो मुकाबला है वो कांटे का है, बड़ा मुकाबला है, क्योंकि नितेंद्र सिंह राठौर स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं, और ब्रजेंद्र सिंह राठौर की हम बात करते तो एक अच्छी खासी पकड़ वो वहां तक वो रखते थे, और मंत्री भी रहे कमलनाथ सरकार में। 3 चुनाव पृथ्वीपुर में अभी तक हुए 2008 से 2018 तक, और उसमें 2 बार ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने फतह हासिल की थी। और यही कारण है कि वहां पर कांग्रेस ने एक सहानुभूति इमोशनल कार्ड खेला है और नितेंद्र सिंह राठौर को वहां पर प्रत्याशी बनाया। दूसरी तरफ से अगर हम शिशुपाल यादव की हम बात करें तो शिशुपाल यादव 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट पर चुनाव लड़े थे,
और फिर उन्होंने तकरीबन 44,500 वोट हासिल किए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे। पृथ्वीपुर में बीजेपी 2018 के चुनाव में चौथे नंबर पर रही थी और जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसे में बीजेपी ने भी एक बड़ा कार्ड खेला है और यही कारण है कि यहाँ पृथ्वीपुर की जो जंग है, जो मुकाबला है, काफी कड़ा और काफी अहम है। अविनाश जी। यानी और एक बात और भी है, जैसी खबरें हमारे पास आ रही हैं राजेश जी पृथ्वीपुर से, कि वहां पर कुल मिला के सहानुभूति की ही लहर है और बीजेपी ने शिशुपाल जी को खड़ा जरूर किया है, लेकिन यादव को टिकट देने पर वहां का जो ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में नाराजगी वहां पर देखने को मिल रही है। पिछले चुनाव में शिशुपाल ने सपा के टिकट पर जिस तरह से 44,000 वोट हासिल किए थे, उसी को देखते हुए शायद उन पर दांव खेला है बीजेपी ने, लेकिन आपसी मनमुटाव और आपसी कलह कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है पृथ्वीपुर में। और हालांकि देखा जाए तो पूरी तरह से सहानुभूति की लहर ही वहां पर दिखाई दे रही है, जिस तरह की खबरें हैं राजेश जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने जिस तरह से जिक्र किया अविनाश जी कि बृजेंद्र सिंह राठौर उनका जो कद वहां था, उस क्षेत्र में था, लो प्रोफाइल तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति की और उनके निधन के बाद उनके बेटे नितेंद्र सिंह राठौर ने भी उसी ट्रैक को आगे बढ़ाया है। वो भी लो प्रोफाइल राजनीति करते रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार बृजेंद्र सिंह राठौर ने वहां पर चुनाव जीता था। 2018 की अगर हम बात करें, तकरीबन 7,000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। और यही कहा, जिस तरह का जिक्र आप कर रहे हैं कि जो एक इमोशनल कार्ड है, एक जो सहानुभूति है नितेंद्र सिंह राठौर को लेकर, और यही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर मुकाबला है, जो यहाँ पर फाइट है, वो काफी अहम है, क्योंकि शिशुपाल यादव को भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि 2018 में वो दूसरे नंबर पर रहते हैं और तकरीबन 44,500 वोट वहां पर ले जाते हैं। हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि नाराजगी भी है, क्योंकि ब्राह्मण किसी के चेहरे को वहां के लोग लाना चाहते थे, लेकिन इस बात से आशंका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अविनाश जी कि हर सीटों पर, चाहे हम चारों सीटों की बात करें, कहीं ना कहीं असंतोष जरूर रहा है दोनों दलों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस में हो। लेकिन बीजेपी जिस तरह से लगातार ये कहती रही है कि शुरुआती दौर में, चाहे वो रेगांव की हम बात कर ले, वहां नाराजगी देखी गई, या फिर हम खंडवा की हम बात कर लें, वहां पर नाराजगी देखी गई है, जो जिस तरह से आपने पृथ्वीपुर का जिक्र किया या फिर जोबट का। लेकिन फिर पार्टी ने जिस तरह से वहां पर उस डैमेज को कंट्रोल तत्काल किया, चूंकि एक बड़ी संगठन की टीम काम करती है पार्टी में और सरकार सत्ता से लेकर संगठन तक जिस तरह काम किया गया, और ये कहा गया कि वहां पर कहीं ना कहीं डैमेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन इस बात से आशंका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये इस तरह की चीजें जरूर चुनाव में रही है। अब देखना होगा कि जब अब रिजल्ट्स आएंगे, जब परिणाम आएंगे, तो क्या कुछ इसका असर दिखेगा, क्या कुछ गेन ये पार्टियां करती है, देखने वाली बात हो। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी। और जैसे जैसे अब मतगणना चरण दर चरण आगे बढ़ती जाएगी, रुझान भी क्लियर होते जाएंगे कि कौन बाजी मार रहा है कौन नहीं, और शाम तक स्थिति भी साफ हो जाएगी कि किसने बाजी मारी। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, आज मतगणना है, आज वो दिन है, फैसले की घड़ी है जब चारों सीटों पर फैसला हो जाएगा कि कौन है इस उपचुनाव का विजेता। रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर में विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। लोकसभा सीट खंडवा की, वहां पर उपचुनाव हुए हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। ज्ञानेश्वर पाटिल वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। राजनारायण सिंह पुरनी कांग्रेस की तरफ से किला लड़ा रहे हैं, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि राजनारायण सिंह पुरनी भी अच्छा खासा दखल रखते हैं खंडवा में, और कांग्रेस ने भी जिस तरह से जमावट की है, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जिस तरह से किलेबंदी की है, घेराबंदी की है कांग्रेस ने, तो निश्चित तौर पर मुकाबले को दिलचस्प और कांटे का बना दिया है। चारों ही सीटों पर कांटे का मुकाबला।
तो जैसे जैसे मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, रुझान सामने आना शुरू हो जाएंगे कि कौन आगे है, कौन पीछे, कौन जीत